नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। शिवसेना यूबीटी में संभावित राजनीतिक संकट के बीच पार्टी नेतृत्व ने सभी लोकसभा सांसदों को संसदीय दल की बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दे दिया है। ये बैठक गुरुवार को संसद भवन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। पार्टी द्वारा जारी से आपको बताएं, उन्होंने कहा है कि संगठनात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ऐसे में देखिए, इस समय में ये बैठक हो रही है जब पार्टी के कुछ सांसदों के बगावत करने और दूसरे गुट में शामिल होने की चर्चाएं तेज है। सूत्रों के अनुसार शिवसेना यूबीटी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसदों ने अलग रुख अपनाया है। चर्चा है कि इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भेजकर दूसरे गुट में विलय की इच्छा जताई है। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। बागी सांसदों में कुछ प्रमुख नामों की चर्चा हो रही है। वहीं पार्टी नेतृत्व स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी सांसदों में सार्वजनिक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 9 में से 6 सांसद एक साथ अलग होने का फैसला उन्होंने कर लिया है तो दल बदल कानून के तहत उन्हें राहत मिल सकती है। भारतीय कानून के अनुसार किसी संसदीय दल के रूप में कम 2/3 सदस्य यदि एक साथ अलग होते हैं तो उन्हें पूरी तरह से योग्यता से बचने का आधार मिल सकता है। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है दर्शकों, क्योंकि जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बड़ी बगावत के बाद शिवसेना में पहली बड़ी टूट देखने को मिली थी। अब एक बार फिर देखिए, पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि विपक्षी दलों के सांसदों में अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखिए, भाजपा की ओर से इस आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल देखिए, सभी की नजर गुरुवार को होने वाली संसदीय दल की बैठक पर है। इस बैठक से ये साफ हो सकता है कि पार्टी में टूट की खबरों में कितनी सच्चाई है और आगे की राजनीतिक दिशा क्या होगी, क्या दिशा तय हो सकती है। महाराष्ट्र में देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खबर आई कि टीएमसी टूट गई, अब ऐसे ही महाराष्ट्र में जो यूबीटी वो टूटती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी राजनीतिक जो माहौल है पूरी तरह से गर्म बना हुआ है। पूरी तरह से देखिए, अलग दल में जाने की पूरी संभावना है। जो 6 दूसरे दल में जा चुके हैं, यूबीटी के पास महज 3 सांसद बचे हैं। 3 सांसदों के साथ किस तरह से देखिए विपक्ष में खड़ी हो पाएगी यूबीटी। साथ ही बड़ा यहाँ उलटफेर देखिए यूबीटी के लिए हो रहा है। किस तरह से वो लड़ पाएगी, अपने राजनीति में किस तरह से टिक पाएगी सिर्फ और सिर्फ महज 3 सांसदों के साथ, ये भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही देखिए, 6 तो बदल गए हैं, 6 बागी बन गए हैं, बचे हैं 3। क्या 3 भी बागी बन सकते हैं? ये बड़ा सवाल उठकर आ रहा है कि आने वाले समय में जो 3 सांसद बचे हैं वो भी आने वाले समय में बागी बन सकते हैं, यानी बगावत कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल उठकर आ रहा है, क्योंकि देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी बदल सकता है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या जो 3 सांसद बचे हैं वो भी आने वाले समय में बागी बन सकते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मानसून सत्र से पहले राष्ट्रीय राजनीति में संख्या बल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि केंद्र सरकार लोकसभा में अपना समर्थन बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है, ताकि भविष्य में महत्वपूर्ण विधायकों और संवैधानिक संशोधनों को आसानी से पारित कराया जा सके। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब तमिलनाडु की राजनीति पर भी विशेष नजर बनाई रखी है। माना यह जा रहा है कि कुछ विपक्षी दलों के सांसदों के रुख में बदलाव की संभावना को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। हालांकि देखिए, इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। चर्चा का केंद्र लोकसभा में 2/3 बहुमत हासिल करना है। संविधान संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसी वजह से देखिए, संख्या बल का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन, महिला आरक्षण के पूरी तरह से यहाँ पे 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे मुद्दों पर सरकार भविष्य में आगे बढ़ सकती है। ऐसे में बड़े विधायी कदमों के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रायत संबंध जरूरी हो सकता है। बताया जा रहा है कि पिछले संसदीय सत्र में कुछ अहम विधायकों पर
समर्थन नहीं मिलने के बाद राजनीतिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। इसी संदर्भ में विभिन्न दलों के सांसदों के संभावित पाला बदलने की अटकलें भी लगाई जा रही है। लोकसभा में वर्तमान संख्या बल को देखते हुए यदि सत्तारूढ़ गठबंधन को अतिरिक्त सांसदों का समर्थन मिलता है तो उसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत हो सकती है। हालांकि देखिए, केवल लोकसभा में संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि देखिए आपको बताएं कि संवैधानिक संशोधन के लिए नए संसदीय प्रक्रियाओं और आवश्यक समर्थन की भी जरूरत होती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। विशेष रूप से उन राज्यों पर ध्यान रहेगा जहां विपक्षी दलों के भीतर असंतोष या अतिरिक्त मतभेद की खबर सामने आई है। फिलहाल देखिए, पूरा घटनाक्रम राजनीतिक चर्चाओं और सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है। भविष्य में किसी भी बड़े फैसले या विधेयक को लेकर तस्वीर संसद के आगामी सत्रों और राजनीतिक दलों के रुख से स्पष्ट हो जाएगी। देखने वाली बात होगी जिस तरह से महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, क्या आप कर्नाटक में भी यही चीज देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बताएं कि 2/3 बहुमत के साथ देखिए तमिलनाडु अब नया राजनीतिक केंद्र बनता नजर आ रहा है। सबकी नजरें पहले पश्चिम बंगाल में थी, अब फिलहाल सबकी नजरें महाराष्ट्र में है। क्या आने वाले समय में सबकी नजरें तमिलनाडु में होंगी, ये भी बड़ा सवाल उठ कर आ रहा है। लोकसभा में संख्या बल बढ़ने की कयाद लगाई जा रही है। लोकसभा में देखिए संख्या बल बढ़ाने की बातें हो रही हैं। कितना संख्या बल बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, ये सब देखने वाली बात होगी। जिस तरह से देखिए तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक केंद्र बनता नजर आ रहा है। तमिलनाडु बना है राजनीतिक केंद्र, और किस तरह से देखिए सभी वोट बैंक को एक साथ लेकर राज्यसभा और लोकसभा आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को देखिए 15 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान की है। ये समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति देने वाला माना जा रहा है। इस पर 24 जुलाई 2025 को हस्तक्षेप किए गए थे और अब इसे औपचारिक रूप से लागू करने की तारीख भी तय कर ली गई है। कारोबारियों और उद्योगों को नई व्यवस्था के अनुसार तैयारी करने के लिए लगभग 28 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समझौते को भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उनका ये कहना है कि ये समझौता दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ नए रोजगार और निवेश के अवसर भी पैदा करेगा। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में आर्थिक पूरी तरह से मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय कपड़ा, फुटप्रिंट और कुछ खाद्य उत्पादों पर ब्रिटेन आयात शुल्क में कमी रहेगी। इससे भारतीय निर्यातों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू भारतीय पेशेवरों में से जुटा हुआ है। ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय जो लोग रह रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी योगदान के मामले में राहत उनको मिलती नजर आएगी। पहले ये छूट देखिए कुछ महीनों तक सीमित थी, जिसे अब बढ़ाकर 60 महीने कर दिया है। इससे भारतीय कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को आर्थिक लाभ मिलेगा। दूसरी ओर देखिए भारत भी ब्रिटेन के कुछ उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा। ब्रिटिश पूरी तरह से देखिए आयात शुल्क 150% से घटाकर 40% किया जाएगा। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में कोटा व्यवस्था के तहत शुल्क 100% से घटाकर 10% तक लाया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच व्यावहारिक संतुलन और निवेश सहयोग को बढ़ावा मिलने की संभावना भी है। देखिए स्पेशलिस्ट ये मानते हैं कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। साथ ही ये भारतीय उद्योग, निर्यातों और निवेशकों और पेशेवरों के लिए एक नए अवसर के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले वर्षों में इस समझौते का असर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और व्यावहारिक संबंधों पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता है। तो आप मान सकते हैं देखिए भारत जो है पूरी तरह से विकसित भारत बनने की राह पर निकल चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच में देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब हो गया है। व्यापार में पूरी तरह से सहयोग साथ में भारत और ब्रिटेन एक साथ कर रहे हैं। जो ये देखिए FTA है ये 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। भारत ब्रिटेन व्यापार को अब पूरी तरह से बढ़ावा यहाँ मिलता नजर आ रहा है। भारतीय निर्यातों को बड़ा फायदा यहाँ होता नजर आ रहा है। देखिए आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है कि भारत को विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत की राह पर
पूरी तरह से भारत चलता नजर आ रहा है। कदम कदम चल के भारत विकसित भारत की ओर जाता नजर आ रहा है। भारत और ब्रिटेन व्यापार को पूरी तरह से बढ़ावा मिल चुका है। दोनों के बीच सहमति बनी है, ट्रेड डील पे सहमति मिली है। तो ऐसे में देखिए दोनों देशों की जो रिश्ता है, दोनों देशों का रिलेशनशिप है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है और भारत को इससे ज़्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इस चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिससे मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। देखिए पहली सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बद्रीनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस के प्रणव झा और एनडीए समेत देखिए निर्दलीय उम्मीदवार आपको बताएं कि नंदवानी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में विधायकों की संख्या सबसे अहम भूमिका निभाती है। मौजूदा गणित के अनुसार किसी उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 27 से 28 प्रथम वरीयता वोटों की जरूरत हो सकती है, यानी कि उनको 27 से 28 वोट जीतने पड़ सकते हैं। इसी वजह से सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने में जुटे हुए। विधानसभा की वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से देखिए यहाँ मजबूत पार्टी होती दिख रही है। साथ ही आपको पता है पार्टी के पास 34 विधायक है जो अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है। यही कारण है कि बद्रीनाथ राम की जीत लगभग तय मानी जा रही है और सीट पर किसी बड़े उलटफेर की संभावना कम दिख रही है। असल देखिए मुकाबला दूसरी सीट पर है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा की जीत महागठबंधन की एकजुटता पर निर्भर करती है। कांग्रेस के पास अपने विधायकों के अलावा सहयोगी दलों का समर्थन भी है और वो जरूरी है। यदि देखिए जमामू अपने अतिरिक्त वोट कांग्रेस को ट्रांसफर करती है तो राजद तथा वाम दलों का पूरा समर्थन मिलता है, तो कांग्रेस का आंकड़ा जीत के करीब और ज्यादा पहुंच सकता है। हालांकि देखिए चुनाव को दिलचस्प बनाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर क्रॉस वोटिंग माना जा रहा है। यदि किसी दल के विधायक पार्टी लाइन से हटकर मतदान करते हैं तो पूरा समीकरण बदल सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल अपने विधायकों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। दूसरी ओर देखिए एनडीए समर्थन उम्मीदवार आपको बताएं नंदवानी को जीत के लिए अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। मौजूदा संख्या बल के आधार पर उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं माना जा रहा है, लेकिन यदि क्रॉस वोटिंग होती है तो कुछ विधायक पूरी तरह से रुख अपना बदल सकते हैं, तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस चुनाव का परिणाम सिर्फ संख्या बल से नहीं बल्कि विधायकों की रणनीति को और ज्यादा मतदान के व्यापार से भी तय होगा। इसलिए देखिए आज होने वाला मतदान और उसके बाद होने वाली नतीजे झारखंड की राजनीति में नया चर्चा का केंद्र जन्म ले रहा है। साथ ही आपको बताएं फिलहाल देखिए पहली सीट पर तस्वीर लगभग साफ हो गई है, लेकिन दूसरी सीट पर सभी की नजरें अभी भी टिकी हुई हैं। ये देखना खास होगा कि महागठबंधन अपनी एकजुटता बनाए रखता है या क्रॉस वोटिंग चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। आपको बताएं कि जिस तरह से 2 सीटों पर ये महामुकाबला आज हो रहा है, जो वोटिंग आज हो रही है उसमें जो पहली सीट है उसका जो देखिए रिजल्ट है वो लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो दूसरी सीट है उसका रिजल्ट अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो रिजल्ट पूरी तरह से यहाँ बदलता नजर आ सकता है। कांग्रेस की भूमिका ज्यादा मजबूत हो जाएगी अगर क्रॉस वोटिंग होती है। साथ ही आपको बताएं कि राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि इस चुनाव का परिणाम सिर्फ संख्या बल से नहीं बल्कि विधायकों की रणनीति और मतदान के व्यापार से भी तय होगा। इसलिए आज होने वाला मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजे झारखंड की रणनीति और राजनीति में नई चर्चा का जन्म ले रही है। साथ ही देखिए पहली सीट पर तस्वीर लगभग जैसे हमने कहा कि साफ है, लेकिन दूसरी सीट की बात करें तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन अपनी एकजुटता बनाए रखता है। क्रॉस वोटिंग चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होती है। दूसरी सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दूसरी सीट पर पूरी तरह से देखिए कांटे की टक्कर है। बद्रीनाथ राम जी की देखिए जीत लगभग तय मानी जा रही है। क्रॉस वोटिंग बदल सकती है पूरा खेल। देखिए पहली सीट जो है उसका रिजल्ट जो है पूरी तरह से अभी
लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन जो दूसरी सीट है उस पर कांटे की टक्कर आपस में लगी पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि दूसरी सीट का परिणाम क्या होता है, क्या क्रॉस वोटिंग होती है, और क्रॉस वोटिंग अगर होती है तो उसके बाद परिणाम क्या होता है। इसकी नजर सब पर बनी हुई है झारखंड की तरफ कि झारखंड की राजनीति में क्या उथल पुथल अब कुछ समय में होने वाली है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।